Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome you all in this first online lecture of biology. Today our topic is from second year chapter number 16 support and movement. तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में. ह्यूमन स्केलेटन का काम क्या है, तो सिंपली यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ह्यूमन स्केलेटन हैज़ functions, they give support and help and movement, and they also give shape to the body of living organism. अब ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल से पढ़ने से पहले हम जो है सबसे पहले इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है. तो ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. तो बोन्स एंड कार्टिलेज को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है ह्यूमन स्केलेटन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज. तो अगर कार्टिलेज की बात कर ले, व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो जनरली अगर देखा जाए, अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, बस आसान सा आपको बता दूं कि हमारी जो बॉडी है ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना हुआ है, जिनमें से एक है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, और थर्ड वन जो है वो है नर्वस टिश्यू, और फोर्थ वन है एपिथेलियल टिश्यू. तो बस आसान, इसमें जो है कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. Our body is mainly made up of these 4 types of connective tissue, these 4 types of tissue. So यहाँ पे जब कार्टिलेज की बात आती है तो कार्टिलेज is a type of connective tissue. फिर कार्टिलेज में जो है 3 बातें आपके लिए बता दूं, ये जो है आपने आसान से जो है यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि यही 3 बातें जब आप यहाँ पे याद रखोगे तो ये जो है डिस्कस होंगे फिर बोन में भी. तो यहाँ पे कार्टिलेज में जो है दे हैव नो ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई इसका नहीं होता. तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो फिर यहाँ पे जो है इनको खुराक वगैरह किस तरह मिलता है? तो यहाँ पे जो है खुराक और फूड एक्सेट्रा जो है वो इसको मिलता है थ्रू डिफ्यूजन के जरिए. दूसरा जो है इसमें जो मैंने लिखा है नॉट और नो, तो दे हैव नो इनऑर्गेनिक साल्ट. इसमें जो है इनऑर्गेनिक साल्ट भी नहीं होता, इसीलिए ये जो है एज कंपेयर टू बोन लेस हार्डर होता है और फ्लेक्सिबल होता है. तीसरा जो है दे आर नॉट रीशेप, और इसके मुकाबले में जो बोन्स होता है उसकी लाइफ टाइम में जो है वो रीशेपिंग होती है. तो अभी इन तीनों पॉइंट्स को अगर यहाँ पे देखो तो cartilage as we have, they have no blood supply, they have no inorganic salt and they are not reshaped. अब यही 3 बातें अगर बोन्स में हम जाके स्टडी कर लें तो बोन्स हैव रिच ब्लड सप्लाई, while the bones have inorganic salt which is a calcium etc. और तीसरा जो है बोन्स आर रीशेप्ड. तो यही 3 बातें जो है वो कंपैरिजन है, बोन्स और कंपेयर करते हैं बोन्स और कार्टिलेज को. अच्छा, दूसरा जो है कार्टिलेज को जब देखा जाए तो इसकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, तो कार्टिलेज की एक्सटर्नल कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम. और यहाँ पे जो है ये टेबल में मुख्तलिफ आपके पास जो आर्गन है और उसके मुख्तलिफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो गिवन है. लाइक अगर एमसीक्यूज आ जाए ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे बहुत से एमसीक्यूज आपके लिए यहाँ पे हल हो सकते हैं, आप हल कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर आ जाए द प्रोटेक्टिव या एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड, तो वो सिंपल क्या है? पेरिओस्टियम. और इसी तरह अगर आ जाए द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, तो आप कहोगे पेरिकॉन्ड्रियम. एंड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड व्हाट? प्लूरा. एंड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेस. एंड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनी इज कॉल्ड पेरिटोनियम. प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनी को हम पेरिटोनियम भी कह सकते हैं. बाज बुक्स में वो लिखा होता है स्पेसिफिक, ये एक जनरल टर्म है. स्पेसिफिक जो है इसको अगर हम कहें रीनल पेरिटोनियम, या जो है इसको हम फाइब्रस कैप्सूल अगर सही टर्म इस्तेमाल करें तो फाइब्रस कैप्सूल हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग है. दूसरा जो है हार्ट हमारे पास, तो हार्ट की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो पेरिकार्डियम है. तो यहाँ पे देखो अगर आ जाए पेरिकार्डियम तो दिस इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, और अगर आ जाए पेरिकॉन्ड्रियम तो दिस इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ
कार्टिलेज। तो ये दोनों में जो है आप बेसिकली जो है वो फर्क वाजे हो जाता है। स्पेलिंग्स को जो है आपने अक्सर जो है हम क्या करते हैं, ईटा में चूंकि स्पीड अप करना होता है, हर एक एमसीक्यूज को जल्दी से करना होता है, तो इस वजह से हम स्पेलिंग्स वगैरह को नहीं देखते। तो यहाँ पे जो है मामूली गलती की वजह से आप जो है आसान से एमसीक्यूज भी गलत कर बैठते हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम दोनों का फर्क वाज़ेह कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट फिर जब कार्टिलेज में हम जाएंगे तो कार्टिलेज की जो जनरल कंपोजिशन है, तो अगर कार्टिलेज को देखा जाए तो ये हमारे पास इनमें एक है हमारे पास सेल्स और दूसरा है मैट्रिक्स। तो याद रखना, सबसे पहले ये वर्ड मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? तो मैट्रिक्स मीन द सब्सटेंस इन विच इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आर एम्बेडेड, इसका वर्ड मैट्रिक्स। जिस तरह हम जो है वो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? डीएनए होता है और इसी तरह बहुत से एंजाइम वगैरह, वो सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें होता है। दूसरा इसी तरह आ जाता है हमारे पास बहुत से और भी मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स वगैरह। तो जहां पे भी लफ्ज मैट्रिक्स आ जाए, इट्स मीन अ सब्सटेंस इन विच इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर एम्बेडेड। तो इसका जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास बना होता है कोलेजिन से। तो कोलेजिन हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। अच्छा, जब भी आ जाए कोलेजिन तो आपने याद रखना है कोलेजिन के बारे में चंद इंपॉर्टेंट बातें, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। तो कोलेजिन इज अ प्रोटीन, तो इसके बारे में आता है कोलेजिन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट। तो अगर लफ्ज आ जाए हायर वर्टिब्रेट तो वहां पे और प्रोटीन आ जाए तो वो क्या होगा? कोलेजिन आएगा। और अगर आ जाए विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, तो अगर लफ्ज आ जाए नेचर, प्रोटीन आ जाए और मोस्ट एबंडेंट का लफ्ज आ जाए और साथ में आ जाए नेचर के, विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, तो फिर जब नेचर की बात आएगी तो वो हमारे पास कोलेजिन नहीं बल्कि क्या है? रोबेस्को है। और यू नो रोबेस्को इज अ राइबलो एब्रिविएशन ऑफ, रोबेस्को इज अ एब्रिविएशन ऑफ व्हाट? राइबलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि एंजाइम है और ये यूज होता है डार्क साइकिल में। तो कोलेजिन हमारे पास फिर मुख्तलिफ किस्म का है। एक है कोलेजिन टाइप 1, दूसरा है कोलेजिन टाइप 2 और इसी तरह 3 and 4 सो ऑन। तो कोलेजिन टाइप 1 जो होता है वो हमारे पास मौजूद होता है बोन्स में, वाइल कोलेजिन टाइप 2 जो है वो हमारे पास मौजूद होता है कहाँ पे? कार्टिलेज में। इसी तरह सेल्स की जब बात आती है तो द मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्ड्रियोसाइट्स। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पे। तो फिर टाइप ऑफ कार्टिलेज, इनका जो टाइप है किस वजह से है इसको डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और इनका लोकेशन के कहाँ पे ये मौजूद होते हैं। तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज: हाइलेन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। तो याद रखना, हाइलेन कार्टिलेज जो है वो आपके पास मौजूद होता है एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये जितने भी हमारे पास बोन्स है, बोन्स की फर्दर हम कैटेगरी करते हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स। तो जो लॉन्ग बोन्स के एंड्स हैं, जो कि जॉइंट्स में हिस्सा लेते हैं, वहां पे हमारे पास कौन सा कार्टिलेज मौजूद होता है? हाइलेन कार्टिलेज। दूसरा हमारे पास जो है ट्रिकिया में भी अक्सर हम कहते हैं कि ट्रिकिया में हार्ट शू शेप या इनकम्प्लीट रिंग और सी शेप कार्टिलेज आते हैं। तो अब अगर आ जाए कि ट्रिकिया हैव विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, तो यहाँ पे आपके पास आसान सा वो हल मौजूद है और वो क्या है कि हाइलेन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया। दूसरा जो है ब्रांकाई आल्सो हैव कार्टिलेज। तो ब्रांकाई में भी हमारे पास क्या होता है? कार्टिलेज मौजूद होता है और कौन सा? हाइलेन कार्टिलेज। तीसरा जो है लेरिंग्स का स्ट्रक्चर भी कार्टिलेज से बना होता है और कार्टिलेज फिर कौन सा? तो अगर आ जाए विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द लेरिंग्स, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? हाइलेन कार्टिलेज होगा। और तीसरा जो है यहाँ पे नोज टिप में, ये असल में नोज टिप है, तो नोज टिप का जो हमारे पास कार्टिलेज है वो भी क्या है? वो भी हाइलेन कार्टिलेज है। तीसरा जो है हम इलास्टिक कार्टिलेज की बात करेंगे, तो इलास्टिक कार्टिलेज बस आसान है, ये कहाँ पे मौजूद होता है? पिन्ना में
और एपिग्लॉटिस में। तो एपिग्लॉटिस हम कहाँ पे पढ़ते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि ग्लॉटिस के ऊपर फ्लैप शेप कार्टिलेज होता है, जो कि क्या करता है, ब्रीथिंग के दौरान ट्रेकिया को जो है रिमेन ओपन और एसोफेगस को जो है वो क्लोज रखता है। तो एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेज। तो अब ये कौन से कार्टिलेज से बना होता है? हाइलैंड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। तो बेसिकली एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरा जो है फाइब्रो कार्टिलेज है हमारे पास। तो फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये किससे बना, कहां पे जो है ये मौजूद होता है? तो ये होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते क्या है? तो असल में जब वर्टिब्रल कॉलम हम देख लेते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में अगर देखें तो इसमें हमारे पास स्मॉल जो यूनिट्स है उसको हम वर्टिब्री कहते हैं, और फिर वर्टिब्री, दो वर्टिब्रीज के दरमियान जो शार्क एब्जॉर्बिंग पैड्स होते हैं, लेट सपोज दिस इज वन वर्टिब्री, दिस इज सेकंड वर्टिब्री, और ये दरमियान में जो शार्क एब्जॉर्बिंग पैड है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ये भी हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेज से बना होता है। दूसरा, जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट, लाइक नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, और साथ में जो है हमारे पास शोल्डर जॉइंट, जितने भी हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं या अदर जॉइंट्स हैं, उनमें हमारे पास जो कार्टिलेज मौजूद होता है तो वो हमारे पास कौन सा होता है? फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। तो नेक्स्ट है एमसीक्यूज। अब जितने भी हमने ये टॉपिक पढ़े इसके बारे में एमसीक्यूज, तो जनरली आपको जो है सिर्फ कंसेप्ट देख के किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कार्टिलेज कंटेन, तो कार्टिलेज में हमारे पास क्या होता है? कोलेजन। हाँ, कोलेजन तो होता है, लेकिन कौन सा कोलेजन होता है? टाइप 1 होता है या टाइप 2 होता है? तो यहाँ पे अब कोलेजन तो मौजूद होता है, लेकिन हमेशा के लिए याद रखना, फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि यहाँ पे तो मतलब ऑल ऑप्शन या जो है कोलेजन ए और सी ऑप्शन, चूंकि अगर स्पेसिफिक हम बात करेंगे तो कोलेजन टाइप 2 है, और अगर जनरल बात करेंगे तो कोलेजन है। लेकिन जब भी ऐसे एमसीक्यूज आ जाए तो इसमें हम जनरल नहीं बल्कि स्पेसिफिक, अगर जनरल का वो भी दिया गया है और स्पेसिफिक कोई टर्म्स है उसके बारे में वो भी दिया गया है, तो फिर हम जनरल को छोड़कर स्पेसिफिक को जो है वो मार्क करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? कोलेजन टाइप 2 है। अच्छा, नेक्स्ट है एमसीक्यू, सेलेक्ट द पेयर विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज के हमने 2 एग्जांपल पढ़े। अब अगर ट्रेकिया को देखें तो ट्रेकिया हमारे पास कौन सा है? इससे पहले एग्जांपल में हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रेकिया हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज है, और एपिग्लॉटिस जो है ये हमारे पास क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज है। तो ये दोनों पेयर ये जो है सही नहीं। दूसरा है पिन्ना, तो पिन्ना हमारे पास हाँ इलास्टिक कार्टिलेज है, लेकिन जो है नोज टिप में हमारे पास जो है वो क्या है? वो हाइलैंड कार्टिलेज है। तो ये भी जो है करेक्ट नहीं है। अच्छा, फिर नोज टिप को अगर देखें तो नोज टिप में हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज है, और ट्रेकिया में भी हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज है। तो ये दोनों भी हमारे पास जो है करेक्ट नहीं है। और अगर यहाँ पे देखें पिन्ना को, तो पिन्ना हमारे पास क्या है? इसमें भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है, और एपिग्लॉटिस में भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है। तो इट्स मीन डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो है Which of the following cartilage is present at the end of long bones? तो at the end of long bones सबसे पहले डिस्कस किया मैंने कि हाइलैंड कार्टिलेज हमारे पास at the end of long bone मौजूद होता है, जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में हिस्सा भी लेता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, दूसरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंटेन डैश कार्टिलेज। अभी इससे पहले जिक्र हो गया कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमारे पास कौन सा हाइलैंड, इलास्टिक या फाइब्रो कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क को अगर जनरली देखें तो इसके हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है दरमियान में, उसको हम कहते हैं न्यूसीलस पल्पोसिस, और एक इसके इर्द गिर्द यहाँ पे जो है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होता है, और इसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं।
तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहां पे फाइब्रस कार्टिलेज होता है। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस जॉइंट इज आर। तो जितने भी हमारे पास जॉइंट्स है, जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप। एक है फाइब्रस कार्टिलेज। तो याद रखना फाइब्रस कार्टिलेज में हमारे पास कोई फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स हमारे पास है वो 3 किस्म के हैं। एक है फाइब्रस जॉइंट जो जिसमें हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं होता। दूसरा हमारे पास इलास्टिक जॉइंट्स है जो कि पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स है, तो वहां पे हमारे पास या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, उसको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमारे पास कार्टिलेज होता है 2 बोन्स के दरमियान। और तीसरा हमारे पास साइनावियल जॉइंट्स होते हैं। साइनावियल जॉइंट्स में हमारे पास कैविटी होती है, वहां पे कोई कार्टिलेज नहीं होता। तो इसलिए कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में ही सिर्फ कार्टिलेज होता है, और वो कार्टिलेज हाइलन भी हो सकता है और वो कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज भी हो सकता है। तो इसीलिए बोथ एंड सी इज करेक्ट। इलास्टिक कार्टिलेज 2 जगहों पर मौजूद होता है, एक होता है पेन्ना में और दूसरा होता है एपीग्लाटिस में। तो इन 2 रीजन में हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम बोन्स के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज। नेक्स्ट जो इसका मेन पार्ट है वो है बोन। तो बोन्स की जब बात आती है, व्हाट इज बोन? बोन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज हार्डर देन कार्टिलेज। अब हार्डर क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम साल्ट मौजूद होता है। अच्छा, बोन्स के जो शेप्स है, इट मे बी लॉन्ग, इट मे बी शॉर्ट, सम बोन्स आर फ्लैट्स एंड सम आर इर्रेगुलर। और फिर लेयर्स या पार्ट्स को अगर देखें तो वी हैव 2 लेयर्स और पार्ट ऑफ द बोन्स विच आर कंपैक्ट बोन जो कि हार्डर होता है, और दूसरा जो स्पॉन्जी बोन होता है वो लेस हार्डर होता है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं बोन्स का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, तो बोन्स में हमारे पास यहाँ पे जो है ये रीजन, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन होता है, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन होता है, और दरमियान में यहाँ पे जो है वो कंपैक्ट बोन होता है। अच्छा, याद रखना, फिर स्पॉन्जी बोन में मोस्टली जो है वो रेड बोन मैरो होता है, और कंपैक्ट जो बोन होता है उसमें हमारे पास येलो बोन मैरो होता है। तो यहाँ पे बोन मैरो का जिक्र जब आ जाए कि बोन कंटेंट डैश कलर ऑफ बोन मैरो, तो येलो भी हो सकता है और रेड भी। रेड मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और फिर ग्रेजुअली इट चेंज इनटू येलो बोन मैरो। नेक्स्ट जब बात करेंगे बोन्स के कंपोजिशन के बारे में, तो बोन्स को अगर देखा जाए तो बोन्स में भी हमारे पास सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स भी होता है। मैट्रिक्स जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इनमें एम्बेडेड होते हैं, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो हमारे पास क्या है, ये सेल इस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। तो बोन मैट्रिक्स को अगर देखा जाए तो एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो 30 to 35%, बाजों का 35% भी लिख दिया जाता है, तो 30 to 35% जो बोन मैट्रिक्स है वो ऑर्गेनिक होता है, और जो 70% यानी मोस्ट ऑफ द बोन मैट्रिक्स वो इनऑर्गेनिक पोर्शन है। और इनऑर्गेनिक में फिर हमारे पास साल्ट्स आते हैं, कैल्शियम फास्फेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा। अच्छा, और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स फिर हमारे पास इस 30% का जो 90% हिस्सा है वो कोलेजन है। कौन सा कोलेजन? टाइप 1। और दूसरा जो 10% इसका हिस्सा है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट जो सेल्स के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो बोन सेल्स है वो है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। अब फर्दर डिस्कस करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है और ऑस्टियोसाइट्स क्या है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे कि ये ऑस्टियो क्या होता है। तो जहां पे भी लफ्ज आ जाए ऑस्टियो, इट्स मीन बोन्स। दूसरा, जब भी यहाँ पे हमने ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, तो ब्लास्ट मीन टू क्रिएट और मेक, क्लास्ट मीन टू डिस्ट्रॉय, और साइट्स मीन यहाँ पे जनरली इसके लिए जो है या स्पेसिफिकली इसके लिए हम टू मेंटेन। तो ये इसके फंक्शन के तौर पर जो है, अगर आपको ये याद होंगे तो आप कभी भी इसका फंक्शन नहीं भूलेंगे। लाइक अगर आ जाए ऑस्टियोब्लास्ट तो ये दे आर बोन फॉर्मिंग सेल, और अगर आ जाए ऑस्टियोक्लास्ट दे आर बोन रिमूविंग सेल, और अगर आ जाए ऑस्टियोसाइट्स तो दे मेंटेन द बोन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। तो जिस तरह ऑस्टियो मीन बोन और ब्लास्ट का मतलब है टू क्रिएट। तो अब
ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में जनरली ये 4 बातें याद रखना कि दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस। दूसरा, दे आर इमेच्योर बोन सेल, ये इमेच्योर होते हैं। हाँ, तो जब ये मैच्योर बन जाते हैं तो फिर इसको हम ऑस्टियोब्लास्ट नहीं बल्कि when mature they become what? Osteocytes। इससे फिर ऑस्ट्रोसाइट्स बनते हैं जो कि हमारे पास मैच्योर बोन सेल्स है। तो अगर आ जाए which of the following are mature bone cells? Osteocytes, osteoblasts, both are none। तो ऑस्टियोसाइट्स हमारे पास क्या है? मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। अच्छा, दूसरा, चूंकि ये जो है ऑस्टियोब्लास्ट, जिस तरह के मैंने कहा, इट्स मीन टू क्रिएट और टू मेक और टू फॉर्म, तो इसीलिए दे आर आल्सो कॉल्ड बोन फार्मिंग सेल्स। इसका जो बोन फार्मिंग सेल मीन कि इनका जो फंक्शन है वो क्या है? ऑसिफिकेशन। इसका फंक्शन है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन कैसे कहते हैं अभी फर्दर इंशाल्लाह इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे भी। ऑसिफिकेशन मीन द फॉर्मिंग ऑफ न्यू बोन टिश्यू। तो ऑसिफिकेशन जो फंक्शन है अगर आ जाए, ऑसिफिकेशन इज द रोल ऑफ या द फंक्शन ऑफ व्हाट? ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट जो है ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ बोन सेल्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में सबसे पहले बात जो आपने याद रखनी है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, जब भी आ जाए मल्टी न्यूक्लिएटेड तो याद रखना हमारे बॉडी में 2 ही ऐसे सेल्स हैं जो कि हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक है ऑस्टियोक्लास्ट और दूसरा है मसल, स्केलेटल मसल। वो कौन से हैं? तो स्केलेटल मसल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, these both are what? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये हमारे पास क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दूसरा जो है दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस ऑफ बोन्स। मैक्रोफेजेस ऑफ बोन्स, जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि ऑस्टियो मीन बोन्स एंड क्लास मीन टू डिस्ट्रॉय और टू रिमूव। तो ये जो है हमारे पास दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस ऑफ बोन, क्योंकि इनका जो काम है ये क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन रिसर्प्शन। रिसर्प्शन किसे कहते हैं? रिमूविंग ऑफ ओल्ड टिश्यू ऑफ बोन्स। तो इनका जो काम है ये रिमूविंग ओल्ड टिश्यू ऑफ द बोन, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं बोन रिमूविंग सेल। बोन रिमूविंग सेल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है मैक्रोफेजेस ऑफ बोन। तो मैक्रोफेजेस असल में है क्या? तो याद रखना मैक्रोफेजेस आर टाइप ऑफ व्हाट? WBC। ये हमारे पास WBC की एक टाइप है। और याद रखना WBC जो मैक्रोफेजेस है, बास ऐसे ऑर्गन है जिसके अपने अपने मैक्रोफेजेस होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर इस टेबल में हम देख ले तो मैक्रोफेजेस ऑफ सम ऑर्गन लाइक macrophages of bones is called osteoclast, macrophages of brain is called microglial cell, and macrophages of liver are called Cooper cell, and macrophages of lungs are called alveolar macrophages, and macrophages of skin are called dendritic cell. तो MCQs इनसे बहुत से आ सकते हैं कि macrophages of liver are called what? ऑप्शंस बहुत से हो तो आपने Cooper cell को जो है वो टिक करना है। इसी तरह इनसे बहुत से MCQs आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोसाइट्स की। तो ऑस्टियो मीन बोन एंड साइट्स मीन टू मेंटेन। तो दे आर डिराइव, सबसे पहले दे आर डिराइव फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास क्या है? इमेच्योर बोन सेल्स है, और ऑस्टियोसाइट जो है वो मैच्योर बोन सेल्स है। तो दे आर मैच्योर बोन सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है दे हैव मेनी एक्सटेंशन। ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं इस तरह के, इसके बहुत से एक्सटेंशंस होते हैं, और थ्रू दीज एक्सटेंशन दे कम्युनिकेट विद अदर बोन सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो रिमूवलिंग। रिमूवलिंग असल में क्या है? रिमूवलिंग है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओल्ड मैच्योर बोन टिश्यू, या इसको हम कहते हैं रिजर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू, और इसको हम कहते हैं ऑसिफिकेशन। इज कॉल्ड व्हाट? रिमूवलिंग। मतलब रिमूवलिंग जो है वो 2 प्रोसेस का मजमुआ है। एक है रिजर्प्शन जिसमें रिमूविंग ओल्ड टिश्यूज को, बोन टिश्यू को रिमूव करते हैं, और दूसरा जो है ऑसिफिकेशन इन विच न्यू bone tissues are formed. तो resorption is the function of what? Resorption is the function of osteoclast, while ossification इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि it is the function of what? osteoblast. ये हमारे पास फंक्शन है किसका?
ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन है। नेक्स्ट जो है, अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके ज़हन में हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बोन सेल्स। तो अगर देखा जाए ऑस्टियोब्लास्ट है, यहाँ पे ऑस्टियो आ गया है, तो जहां पे भी ऑस्टियो आया है वो सारे क्या है, बोन सेल है। तो एक्सेप्शनल कौन सा हो गया, कॉन्ड्रियोसाइट्स। और कॉन्ड्रियोसाइट हमारे पास क्या है, ये कार्टिलेज के सेल्स है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड बोन फॉर्मिंग सेल। तो बोन फॉर्मिंग सेल, ब्लास्ट मीन टू क्रिएट और फॉर्म, तो इसीलिए ऑस्टियोब्लास्ट आर कॉल्ड व्हाट, बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिमूविंग सेल, और कॉन्ड्रियोसाइट ये सेल्स है हमारे पास कार्टिलेज के, और ऑस्टियोसाइट्स ये भी बोन सेल्स है लेकिन दे मेंटेन बोन स्ट्रक्चर। अच्छा, थर्ड है डैश पर्सन ऑफ बोन ऑर्गेनिक मैट्रिक इज मेड अप ऑफ कोलेजिन टाइप 2। तो यहाँ पे अब मैंने कोलेजिन को देख लिया और बस जल्दी से मैं लिख देता हूं कि कोलेजिन जो हमारे पास बोन्स में मौजूद होता है वो कितना होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में, 90%। मतलब 30% तो टोटल होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक और 30% में फिर 90%। लेकिन यहाँ पे मैं टाइप 2 को इग्नोर कर लेता हूं। तो अगर टाइप 2 को मैंने इग्नोर कर लिया तो फिर मैं एमसीक्यूज, आसान एमसीक्यूज और उसको गलत कर बैठूंगा। तो याद रखना, बोन में हमारे पास कोलेजिन होता है लेकिन टाइप 2 नहीं होता, टाइप 1 होता है। तो अगर टाइप 1 होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन 90% करेक्ट होता। लेकिन चूंकि ये टाइप 2 है और टाइप 2 हमारे पास कहां पे मौजूद होता है, ये कार्टिलेज में मौजूद होता है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, नन, क्योंकि यहाँ पे बोन्स में हमारे पास तो कोलेजिन टाइप 2 होता ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट बोन्स एंड कार्टिलेज। तो अभी बोन्स और कार्टिलेज को हमने डिस्कस कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस इट्स डिफरेंट। तो आसान है, तो बोन्स और कार्टिलेज को हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास ये चंद डिफरेंसेस नुमाया है। पहले क्या है, सेल्स। तो बोन्स के जो सेल्स है वो क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। फिर कार्टिलेज के जो सेल्स है उसको हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। फिर बोन में हमारे पास जो प्रोटीन है वो है कोलेजन टाइप 2, और कार्टिलेज में जो प्रोटीन है वो क्या है, कोलेजन टाइप 1 जो है बोन्स में, और टाइप 2 जो है वो कार्टिलेज में। अच्छा, बोन्स आर रीशेप्ड, इसकी रीशेपिंग होती है लाइफ टाइम में, जबकि कार्टिलेज आर नॉट रीशेप्ड। दूसरा जो है, दे हैव रिच ब्लड सप्लाई, बोन्स में जो है ब्लड सप्लाई होता है, जबकि यहाँ पे जो है दे हैव नो ब्लड सप्लाई। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है आपने। एक ये कि अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको खुराक कैसे मिलता है, तो डिफ्यूजन के जरिए। दूसरा, अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे जो हीलिंग रेट होगा वो भी क्या होगा, वो स्लो होगा। तो अगर आ जाए वाई कार्टिलेज हील स्लोली, तो आपने कहना है क्या, because they have no blood supply, therefore they heal slowly. अच्छा, नेक्स्ट जो है, बोन हमारे पास हार्ड है बिकॉज यहाँ पे they are strengthened by inorganic salt, और यहाँ पे ये इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, तो ये जो है यहाँ पे साल्ट मौजूद नहीं होता कार्टिलेज में। नेक्स्ट जो है, बोन्स में अगर बात करेंगे तो एक्सटर्नल कवरिंग जो इसका होता है उसको हम पेरियास्टियम, जो कि इससे पहले टेबल में जिक्र हो भी गया, और इसका जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो क्या है, पेरिकार्डियम। अगर बोन्स के हार्मोनल कंट्रोल को हम देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि बोन्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट कास्ट करता है, शो कर सकता है। तो अगर डेवलपमेंट में, एम्ब्रियनिक स्टेज में अगर डेवलपमेंट में कुछ फर्क है, तो बस आपके जहन में हो कि अगर डेवलपमेंट में कुछ फर्क है तो ये किसके लेवल की कमी या ज्यादा की वजह से, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन का जो मेन रोल है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बोन में। अच्छा, दूसरा, मेंटेन बोन अप लाइफ टाइम के बाद, बर्थ के बाद फिर लाइफ टाइम में इनके जो स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है वो कौन से है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन तो हमारे पास क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, और ये है हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन, और एस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास है क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो अब मेल सेक्स हार्मोन है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, तो क्या ये फीमेल में हो सकता है? हाँ, फीमेल में भी हो सकता है। कहां पे? तो फीमेल में याद रखना, जो हमारे पास किडनी है,
तो किडनी के ऊपर हमारे पास क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है, और एड्रीनल जो ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड में हमारे पास एड्रीनल कार्टेक्स होता है, और एड्रीनल कार्टेक्स से हमारे पास टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। तो इसीलिए अगर आ जाए कि टेस्टोस्टेरोन इज मेल सेक्स हार्मोन, इट इज प्रेजेंट इन मेल फीमेल बोथ आर नन, तो ऑप्शन बोथ आएगा। तो अब टेस्टोस्टेरोन का जो काम है वो हमारे पास क्या है, मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करता है। तो फीमेल में क्या काम है, तो यहाँ पे दे मेंटेन बोन स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में इसका रोल है। दूसरा है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन हमारे पास है फीमेल सेक्स हार्मोन। तो अब फीमेल सेक्स हार्मोन है, आया ये मौजूद हो सकता है, क्या ये हो सकता है मेल में, तो हाँ ये मेल में भी मौजूद है। तो अब मेल में ये कहां पे होता है, तो याद रखना मेल में हमारे पास एक एंजाइम होता है और उसको हम कहते हैं एरोमाटेज। क्या, एरोमाटेज। और ये एरोमाटेज एंजाइम क्या करता है, दिस एरोमाटेज एंजाइम कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो एस्ट्रोजन की अगर जनरल फंक्शन पर हम बात करें तो जनरली एस्ट्रोजन हैव रोल इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। अब तो मेल में इसका क्या काम है, तो ये सिर्फ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि ये बोन स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में भी इसका रोल है। अच्छा, थर्ड है हमारे पास मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल, क्योंकि जब भी हमारे पास कैल्शियम लेवल कम या ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल अगर कम है तो ये हम लेंगे कहां से, बोन्स से हम लेंगे, और इसी तरह अगर कैल्शियम हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो उसकी डिपोजिशन जो है वो बोन्स ही में होगी। तो याद रखना कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन which is secreted from thyroid gland, और याद रखना ये जो है क्या काज करता है, हाइपोकैल्सीमिया, मींस कि ये कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो हाउ इट रिड्यूस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, इट रिड्यूस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय डिपॉजिटिंग इट ऑन द बोन। दूसरा हमारे पास है पैराथार्मोन, तो पैराथार्मोन क्या करता है, इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये इन रिस्पांस ऑफ जब भी हमारे पास कैल्शियम लेवल जो है वो कम होगा तो फिर पैराथार्मोन सिक्रीट होता है और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को ज्यादा कर देता है। तो यहाँ पे एक तो आपको ये समझ में आ गया कि कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन दे मेंटेन द कैल्शियम लेवल। दूसरी एक बात यहाँ पे याद रखना कि दे आर एंटागोनिस्ट, ये हमारे पास क्या है, एंटागोनिस्ट क्या करता है, जिस तरह आग और पानी है, दोनों जो है एक साथ नहीं हो सकते, दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो इसी तरह इनका जो फंक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो वो तमाम हार्मोन जिनका फंक्शन अपोजिट होता है, एक जो है किसी सब्सटेंस को या किसी जो है एलिमेंट की जो ब्लड में कंपोजिशन है उसको ज्यादा करता है, दूसरा कम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो अब हम एंटागोनिस्ट की चंद एग्जाम्पल और भी जो है हमारे जहन में हो, तो दूसरा अगर देखें एंटागोनिस्ट, तो एंटागोनिस्ट हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन के बारे में दूसरी पॉइंट के बोथ हैव अ एंटागोनिस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज अब इसी तरह जो है आएंगे, तो याद रखना इससे पहले जितने भी मैंने एमसीक्यूज आपको बता दिए, तो हर एक टॉपिक के बाद जब भी आप एमसीक्यूज पर गौर करोगे तो आपके लिए जो है वो टॉपिक जो है और भी आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब अगर उस टॉपिक को हम समझ चुके हैं तो यहाँ पे एमसीक्यूज को हल करना फिर हमारे लिए आसान है। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, तो अभी डेवलपमेंट में हमारे पास कौन से हार्मोन्स थे, तो एस्ट्रोजन को अगर देखा जाए दे मेंटेन द स्ट्रक्चर, कैल्सिटोनिन को अगर देखा जाए तो इसका रोल क्या है हमारे पास, दे मेंटेन द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, तो ये दोनों नहीं है। फिर टेस्टोस्टेरोन को अगर देखा जाए तो इससे प्रीवियस हमने पढ़ लिया कि टेस्टोस्टेरोन आल्सो मेंटेन द बोन स्ट्रक्चर। पैराथार्मोन का अगर हम देख ले तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन तो क्या है, एंटागोनिस्टिक है, तो ये भी क्या करता है, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड को मेंटेन रखता है। दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन, तो हाँ ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन both are involved in the development of bones, so that's why
ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है कार्टिलेज हील स्लोली। तो कार्टिलेज जो है वो हमारे पास हीलिंग उसमें स्लोली होती है। इसका रीजन क्या है? इट हैज नो इनऑर्गेनिक साल्ट। हाँ, ये हमारे पास करेक्ट है कि जो कार्टिलेज है उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट नहीं होता, लेकिन इनऑर्गेनिक साल्ट नहीं होने की वजह जो है वो इसकी इलास्टिसिटी है कि ये जो है फ्लेक्सिबल है। तो अगर आ जाए कि कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, व्हाई, तो आप कह सकते हो कि इट हैज नो इनऑर्गेनिक साल्ट। तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट नहीं आ सकता। दूसरा जो है हमारे पास इट हैज नो कोलेजन टाइप 1। तो कोलेजन टाइप 1 जो है वो हमारे पास बोन्स में होता है और यहाँ पे जो है कोलेजन टाइप 2 होता है, और ये भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में रोल प्ले करता है। इसकी हीलिंग में इसका कोई रोल नहीं है। तीसरा जो है इट हैज नो ब्लड सप्लाई। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो मैंने कह दिया है कि ब्लड सप्लाई जब नहीं होगा तो इनको जो फूड मिलेगा वो डिफ्यूजन के जरिए मिलेगा, तो दैट्स व्हाई इट विल हील स्लोली। तो अगर आ जाए यहाँ पे एक और कि विच ऑफ द फॉलोइंग हील रैपिडली या फास्टली, बोन, कार्टिलेज, बोथ आर नन। तो एज कंपेयर टू कार्टिलेज, बोन हील फास्टली। क्यों? क्योंकि बोन हैव रिच ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, ये जो डिस्कस कर लिया, दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कि सबसे पहले हम अगर ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट करें तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटन किससे बना हुआ है। तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटन के जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर के बाद जो है इसके ऑर्गन्स के बारे में, कि इसमें कितने हमारे पास बोन्स होते हैं और उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो ह्यूमन स्केलेटन में टोटल हमारे पास जो बोन्स होते हैं वो है 206 बोन। फिर ह्यूमन स्केलेटन इज फर्दर डिवाइड इनटू टू, विच इज एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो याद रखना, axial skeleton, that skeleton which lies at the center of our body is called what? Axial skeleton. और axial skeleton अगर आ जाए कि the axial skeleton is made up of dash bones। तो कितने टोटल हमारे पास 206 बोन है और उसमें 80 बोन जो है इट मेक अप द axial skeleton। दूसरा एपेंडिकुलर skeleton, that skeleton which lies at the side of our body is called what? Appendicular skeleton। और टोटल हमारे पास 206 बोन है और उन 206 में हमारे पास जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? 126 बोन्स। तो यहाँ पे बहुत से एमसीक्यूज आप हल कर सकते हो। अगर आ जाए कि एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 80, 126, 30 कितने? तो 80 करेक्ट ऑप्शन होगा और इसी तरह सोआन बहुत से एमसीक्यूज आप जो है हल कर सकते हो। अब फर्दर एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स, तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास स्कल आता है और स्कल में हमारे पास टोटल 28 बोन होते हैं। अब स्कल को फिर फर्दर हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा इंशाल्लाह उसमें फिर लेक्चर होगा, उसमें हम उसको फर्दर डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ जनरली इसके जो है टोटल बोन्स हम डिस्कस करेंगे कि टोटल बोन्स इनमें कितने हैं। तो स्कल इज मेड अप ऑफ 28 बोन। फिर निक रीजन में एक बोन हमारे पास होता है और उसको हम हाइयाइड बोन कहते हैं। और फिर रिब केज में हमारे पास जो है वो 25 बोन्स होते हैं और वो टिब्रल कॉलम में 26। तो इन सब को मिलाकर हमारे पास जो बोन्स बनते हैं वो 80 बोन्स होते हैं। फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास जो होता है इनके दो पार्ट्स है, एक है पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्स और दूसरा है पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम। तो पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम बोथ are made up of 64 bone, while pelvic girdle and lower limb both are made up of what? 62 bones। तो इन दोनों को जमा करके ये हमारे पास कितने आएंगे? 126 बोन आएंगे। और फिर फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इनके फर्दर पार्ट्स को। थैंक यू सो मच। एनी कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में हो तो आप जो है क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।